गुड इवनिंग। मैं अंशुल सिंह तोमर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के दिन हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आज हम मेनली पॉलीमर्स यानी बहुलक पे टारगेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल किया था, और कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हमने एक ट्रिक देखी थी। कल बेसिकली हमारी सिर्फ एक एनालिसिस क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट को एनालाइज किया था कि किस सब्जेक्ट से मतलब किस टॉपिक से कितने चैप्टर आते हैं, कितनी चीज़ों को हमको पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस में तो नहीं लिखी हैं लेकिन उनके बिना हमारे बाकी सभी के सभी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हमको होने वाली है। जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मैं आपको सीरीज़ भी बताया था कि किस तरीके से आपको सीरीज़ में टॉपिक वाइज आपको आगे बढ़ना है। अब क्योंकि ये डेमो वीडियो है, मैंने आपसे सजेशंस मांगे थे पर आप लोगों ने सजेशंस नहीं दिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होंगी। वैसे मैक्सिमम लोगों ने पॉलीमर्स ही बोला है, तो इसलिए ये वीडियो हम लोगों ने पॉलीमर्स एक ऐसी डिटेल्ड क्लास जिसमें जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ाया जाएगा, और जो पढ़ाया जाएगा उसके रीजनिंग करते हुए पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो कल के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो को देख के इस पूरी ट्रिक का प्रैक्टिस किया होगा और ACF 2016-17 में जो क्वेश्चन आए थे पेपर्स में, दोनों ही साल एक एक क्वेश्चन जो इस ट्रिक से आया है, उन लोगों ने अगर एनालिसिस किया होगा और वापस सिलेबस देखा होगा तो उनको तो विश्वास हो गया है कि ये ट्रिक, क्योंकि सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ कॉपर और आयरन का पढ़ना है। ठीक है, तो उनको पता चल गया होगा कि यार बस इतने में हमारा एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भले ही घुमा सकता है, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कम से कम पहले आप इतना याद करो कि आयरन की वो सारी इंपॉर्टेंट ओर्स जो इंडिया में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छे से मिलती हैं, तो कम से कम उतनी याद हो जाएं। यही है हमारा सिलेबस, इससे एक्स्ट्रा कोई और आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ कॉपर पे। ठीक है, तो कॉपर में क्या था हमारा, क्या हम लोग क्या पढ़े थे? मालाचल। ठीक, तो माला क्या था? माला मतलब मेलाकाइट, मतलब हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेलाचाइट। ठीक, चैल से चैल्कोसाइट और चैल्कोसाइट और चैल्कोपाइराइट। ठीक है, चैल्कोपाइराइट और चैल्कोसाइट। ठीक है, चैल्कोसाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चैकोकाइट। ठीक है, और चैल्कोपाइराइट को चैकोपाइराइट। ठीक है, फिर एक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूपराइट। सबसे इंपॉर्टेंट और कौन सी है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और कौन सी है? हमारी क्यूपराइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और है। अगर आपसे कोई पूछता है कॉपर में, कॉपर की सबसे मुख्य अयस्क इंपॉर्टेंट और कौन सी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्यूपराइट। नाम से ही पता है, रटने की जरूरत नहीं है, क्यूपराइट मतलब कॉपर। ठीक है, अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपनी इस पूरे यूनिवर्स में, क्या बोलूँ मैं, अर्थ पे हमको जितनी भी ओर्स मिली हैं कॉपर की, ठीक है, उन सभी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर कॉपर का मिलता है, मैं 89% लिख दे रहा हूँ, 88 पॉइंट समथिंग, 88.8 है, हम लोग 89, 90 भी याद कर सकते हो आप। तो उस ओर में से 89-90% हमको क्या मिलता है? कॉपर। ठीक है, अब हम अयस्क, सबको पता होगा अयस्क और ओर की डेफिनेशन क्या है। जैसे चलो मैं बता देता हूँ, अयस्क या फिर ओर, इसकी डेफिनेशन ये है, जैसे मैं क्यों मिट्टी को ओर क्यों नहीं बोलता? सबको पता है कि अगर एक मैग्नेट, हम बचपन में खेलते थे जब, तो मैग्नेट जब धरती पे ज़मीन में गिर जाता था, तो जब हम उठाते थे तो बहुत सारे ना जैसे सॉइल, जैसे सैंड के पार्टिकल्स, कुछ मिट्टी चिपक जाती थी उसमें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे कण, छोटे छोटे मतलब एटम्स हो सकते हैं कि ऐसे कोई एटम्स होंगे जो चुंबक की क्षमता रखते होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के होंगे। इसका मतलब मेटल मिट्टी में मिला हुआ होता है। ठीक है, अब उस मिट्टी के अलावा मतलब मेटल भी मिला हुआ है, तो हमको बचपन से ही पता है कि मिट्टी में बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब कुछ होते हैं। तो हम मिट्टी को, जो घर के बाहर मिट्टी मिलती है, उससे क्यों नहीं अयस्क या ओर बोलते हैं? तो देखो, सिंपल सी डेफिनेशन समझना, हम अयस्क उसको बोलते हैं जब किसी मिट्टी, जैसा मान लो, जब किसी भी वस्तु से, या फिर जब किसी भी मिट्टी या फिर पहाड़, आपको पता होगा, देखे होगे कोल माइंस टाइप, ठीक है, आपने मिट्टी खोदी, मिट्टी खोदने के बाद आपने उसमें से कॉपर निकालने के लिए लगा दिए 100 रुपये। ठीक है, आपने लगाए 100 रुपये, और 100 रुपये लगाने के बाद आपने लेबर चार्जेस लगाए, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ लगा, मशीनें चली, पेट्रोल डीजल सब खर्च हुआ, पूरा खर्च कितना आया? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये खर्च करने के बाद जब आपने उसको जाके बेचा तो आपको मिले लगभग कम से कम
100, चलो मैं रफ एग्जांपल दे देता हूँ, आपको मिले 200 रुपये, तो आप ये काम करना पसंद करोगे? ठीक है, तो ऐसी हम उसको और बोलते हैं जिसमें से हम लोग प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट होना ज़रूरी है, ठीक है, लाभ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इस जो हम लोग वो वाली मिट्टी लेके आएंगे ना, उसको बोलेंगे कि वो और है, वो अयस्क है। अब अपने घर के बाहर की मिट्टी लाओगे, उसमें 100 रुपये लगा रहे हो, इतना करने के बाद भी आपको मिलेगा 1 रुपये मान लो, तो आप उसको और नहीं बोल सकते, उसको मिनरल बोल सकते हो फिर, ठीक है। तो ये तो थी अयस्क की डेफिनेशन, और की डेफिनेशन। कॉपर मैं बता चुका हूँ, कॉपर की मुख्य और कौन सी है? क्यूपराइट, ठीक। बाकी इसके फॉर्मूलेज क्या हैं वो पूरा का पूरा मेटलर्जी चैप्टर में ये वापस आएगा, ठीक। अब प्यारी हेमा मांगे लिम्का सोडा, ये थी हमारा आयरन का ट्रिक। आयरन में जैसे प्यारी क्या है? पाइराइट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मार्कशिक, ठीक है, पाइराइट। फिर ये हेमेटाइट क्या है? मतलब ये हेमा क्या है? हेमेटाइट। फिर मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट, और ये सिडराइट, ठीक। तो ये याद होगा आपको। अच्छा, अब इसमें से अगर आपको पूछता है कि आयरन की सबसे मतलब ऐसी और जिसमें से सबसे ज़्यादा आयरन निकाला जा सकता है, ठीक है, तो वो कौन सी है? तो उसके लिए ना एक इसको लिख के रखिए, व्यूस्टाइट। ये बहुत रेयर है, बहुत कम मिलती है, ठीक है, बहुत कम मिलती है, और इसका परसेंटेज लिख लेना 79%, ठीक है। जल्दी से इसको लिखेंगे आप। ठीक, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि आयरन की कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट ओर है? व्यूस्टाइट, ठीक। और वहाँ पर क्या है? क्यूपराइट। और भी कुछ चीज़ें बताया था, वो आप लेक्चर्स में देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन पॉलीमर्स के चैप्टर पे, बहुलक। तो होता क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको ना मोनोमर बता दूं कि मोनोमर क्या होते हैं। हमको क्या कौन कौन से मोनोमर्स पढ़ने हैं। मोनोमर मतलब एक इकाई होती है। एक हमारे पास सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, कार्बनिक एक हमारे पास कंपाउंड होगा। जैसे सबसे बेसिक कंपाउंड अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मान लो मैंने ले लिया इथीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इथीन। हिंदी में भी उसको इथीन ही बोलते हैं। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? इथाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस में अगर आ गए ना तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, इसलिए अभी के अभी पिंक लाइन के ऊपर सीधा ना ये स्ट्रक्चर बना के आप उसमें इथीन भी लिखेंगे और इथाइलिन भी लिखेंगे। हम लोग जनरली जब यूपीएससी नेमिंग करते हैं तो हम इथीन बोलते हैं, पर कॉमन में हम लोग इथाइलिन भी बोल सकते हैं और बोला जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। तो ऐसे ना कुछ मोनोमर्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे? जैसे मान लो ये एक है, ठीक है, ऐसे ये दूसरा है, ये दोनों क्या करेंगे? ये ना जैसे ये डबल बॉन्ड है, आप लोगों को देखा होगा, ये पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको, आबंध बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपने ही जैसे लोगों के साथ, जैसे ये इथीन, ये मिलके क्या बना लेगा? चेन। तो ये बहुत लंबी चेन बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक, ठीक है। ऐसी मोनोमर की लंबी लंबी चेन, ठीक है, जब आपस में ये जोड़ के बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको? बहुलक, ठीक। अब ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे नहीं जा रहा हूँ मैं, आप लोग सब अपने 11th-12th क्लास में पढ़े होंगे। अब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के हीरोज़ के बारे में बात करता हूँ। कौन है ये हीरोज़? ये वो हीरोज़ हैं जो आपके सिलेबस में साफ तौर पे लिखा गया है कि आपको यही पढ़ना है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? पीवीसी, टेफ्लॉन और पॉलीथीन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन क्या बोलते हैं इसको? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, एथिलीन। पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन तो पॉलीथीन है, ठीक है। वो पॉलीस्टीरीन, ठीक है। मैं वहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगा, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखो इसके हीरोज़ एक एक करके ना इनकी हम लोग बातें जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे कि मैंने पॉलीस्टीरीन क्यों लिखा है, ठीक है, ये तो सिलेबस में है नहीं, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको? पढ़ने का एक रीज़न है, ये 3 हो जाए ना फिर मैं बताता हूँ कि क्यों पढ़ लेना इसको, चांसेस फुल है। यहाँ नहीं आएंगे ना तो हो सकता है करंट अफेयर्स में कहीं से भी उठा सकते हैं वो क्वेश्चन, और बताऊँगा क्यों, ठीक। चलो पहले हम जल्दी से पॉलीथीन की बात करते हैं।
पॉलीथीन, मैं पॉलीथीन बोलूँ या फिर पॉली क्या बोल सकता हूँ? असलियत में यहाँ पे इथीन होना चाहिए पर नहीं लिखा हुआ है, चलो इसको हम लोग बोलते हैं पॉली इथाइलिन। बता चुका हूँ, इथीन बोलूँ चाहे इथाइलिन बोलूँ बात एक ही है, ठीक है, दोनों का एक ही नाम है, मतलब सेम चीज़ है वो दोनों, मतलब चीज़ एक है, दो नाम अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम इथीन को इथाइलिन भी बोल रहे हैं, ये जनरली कॉमन, ये क्या IUPAC। अब इसका एक बार ना हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मोनोमर। इसका मोनोमर क्या होता है? इसका मोनोमर होगा क्या? इथीन या फिर इथाइलिन। ये जो आप चीज़ें लिख रहे हो ना, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होगा। जो मेन नोट्स आपके बनेंगे ना वो यहाँ प्रकार से बनना चालू करेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मैं सिर्फ हीरोज़ को दिखा रहा हूँ आपको। अब एक काम करो, लिखो भी मत, इंपॉर्टेंट लगता है तो पिंक लाइन के ऊपर डाल देना, पर मेन नोट्स में मत डालो उसको। तो इसका मोनोमर, तो ये पॉलीथीन बनाने के लिए हमको क्या, कौन सी चीज़ चाहिए? इथीन। स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, पॉलीथीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है? लगभग हर जगह, आप लोग जानते हो, आप लोग उठा के कुछ भी सामान लेके आने के लिए, ठीक है, सामानों को ले जाने के लिए, फिर बहुत सारी जगह प्लास्टिक्स पॉलीथीन यूज़ होती हैं। अच्छा, अब ये पॉलीथीन दो प्रकार की होती हैं, ये आपको याद रखना है और सोचना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लिखेंगे नहीं अभी, एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया है, अब मैं बोल देता हूँ कि देखो पॉलीथीन दो प्रकार की होंगी, हमें दो प्रकार की पॉलीथीन पढ़नी है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। लो डेंसिटी मतलब जो कम घनत्व वाली पॉलीथीन होती है, ठीक है, तो लो डेंसिटी मतलब कम घनत्व वाली पॉलीथीन और ये उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। तो आप हिंदी वाले लोग लिख लेंगे कम घनत्व और ये उच्च घनत्व, दोनों को समझ लेना है आपको, ठीक। अब पॉलीथीन हो गया, अब दूसरे हीरो को देखते हैं, टेफ्लॉन। बहुत इंपॉर्टेंट, टेफ्लॉन क्या है? आपने कहाँ देखा है टेफ्लॉन? आप लोगों ने ये देखा होगा, लड़कियां लोग तो बहुत अच्छे से जानती हैं, जो डोसा जिस पे बनता है, ठीक है, जिसमें रोटी ना चिपके, मतलब ऐसे स्पेशल तवा होता है जिसमें ना चिपकता नहीं है डोसा। कुछ ऐसे फ्राइंग पैन्स भी होते हैं जिसके अंदर ना तेल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें सब्जी बहुत आसानी से बन जाती है। तो क्या नॉन स्टिक कुकवेयर, ऐसे खाना पकाने के ऐसे बर्तन जिसमें ना खाना चिपकता नहीं है, पराठे नहीं चिपकेंगे, रोटी नहीं चिपकेगी, डोसा नहीं चिपकेगा, तो असलियत में उसकी परत पे क्या लगा हुआ रहता है? टेफ्लॉन। तो मतलब वो चिपकता नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये चिपकता क्या है? नहीं है, मतलब ये नॉन स्टिकी है। पहली चीज, ये नॉन स्टिकी है, ठीक। दूसरा, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, बहुत लो रिएक्टिविटी है। ये इसकी रिएक्टिविटी है ही नहीं। अब आते हैं क्यों ऐसा है, तो देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेट्रा, ठीक है, टेफ्लॉन है ना, तो इसको ना पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। अब यहाँ इथाइलिन भी हो जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। लिख दिया हूँ मैं हिंदी में यहाँ पर, ठीक है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? टेफ्लॉन। आपको क्या करना है? पॉली हटा लो बस। कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं कि टेफ्लॉन का मोनोमर इकाई, ठीक है, मोनोमर यूनिट क्या है? तो आप लोग को क्या करना है? टेफ्लॉन तो पहले नाम याद रखो, पूरा है क्या? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, ठीक है। कैसे? जैसे मैं ना टेट्रा फ्लोरो इथीन बनाता हूँ, पहले तो मुझे क्या बनाना है? ईन। तो इस ईन से मेरे को पता चला, जो लोग जिनको ऑर्गेनिक आती है वो रिवाइज करो, जिनको नहीं आती है वो सिर्फ समझते जाओ, ठीक है, वो पूरा डिटेल में ऑर्गेनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। तो इथीन क्या है? डबल बॉन्ड। इतना यहाँ से मुझे पता चला कि एक दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। इथ से मुझे पता चला कि दो कार्बन आएंगे,
ठीक, फ्लोरो से पता चला कि भाई फ्लोरीन आएगा, और कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 4 फ्लोरीन को मेरे को 2 कार्बनों में बांटना है, और उन 2 कार्बनों के बीच में बॉन्ड कितना होगा, इन बोलता है एल्कीन ना, तो इन बोलता है कि 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होंगे, और मुझे 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ, ये हुआ टेट्राफ्लोरोइथीन। जब ऐसे ही बहुत सारे मिल जाएंगे और चेन बना देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली। पॉली का मतलब बहु, बहुत सारे, ठीक है, मैनी, 2 और मोर देन 2, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन, क्लियर। तो टेफ्लॉन का पूरा नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। क्वेश्चन आया हुआ है, मैं डिटेल में सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल 6 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं आपको, 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इन क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन क्या है, 3 2016 के हैं और 3 2017 के हैं, ठीक है। तो आपको एक बार ये करने के बाद, जैसे ये खत्म हो जाता है तो करने के बाद गारंटी भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा कि हाँ यार ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है, समझना ज़्यादा टफ नहीं है। आज समझो और लगातार 3 दिन तक रिवाइज करो। चलो देखो, तो टेफ्लॉन के बारे में बात हो गई। तो अगर तुम लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये नॉन स्टिकी क्यों है, लो रिएक्टिविटी क्यों है, तो एक चीज़ बताओ, पीरियोडिक टेबल जितने लोग जानते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब अकेला कौन नहीं रह सकता। अगर ऐसा मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो हम लोग क्या देखते हैं, इधर पहुंचते हैं और देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ठीक है, जो फ्लोराइड में जो आयन बनता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसका रीज़न आप जानते होंगे शायद, इसका रीज़न क्या है, चलो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि छोटा सा साइज़ होता है, उस छोटे से साइज़ में मतलब फ्लोरीन, ठीक है, BCNOF, ये है फ्लोरीन, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, ठीक है। मैं सिर्फ इन तीनों में कंपेयर करता हूँ, तीनों के पास मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तुम मुझे ये बताओ, इन तीनों केसेस में, इन तीनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन, मान लो तुम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तुम लोग इलेक्ट्रॉन हो, ये है बाथरूम, ये है तुम्हारा पूरा घर, और ये है पूरा राजनांदगांव, ठीक है, ये पूरा राजनांदगांव, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा बाथरूम। अगर तुमको यहाँ का कलेक्टर, ठीक है, एक सज़ा देता है, पहली सज़ा कि तुम पूरे राजनांदगांव में घूम सकते हो पर राजनांदगांव के बाहर नहीं जा सकते, दूसरी सज़ा तुम सिर्फ घर में रह सकते हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तीसरा तुमको रूम में रहना है, ठीक है, तुम मतलब टॉयलेट में रहने वाले हो, टॉयलेट के गेट से बाहर नहीं निकल सकते। तुम सबसे ज़्यादा कब झटपटाओगे, जाहिर है ये थर्ड वाला केस, मतलब तीनों के तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन संभालने वाले हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए बहुत कम स्पेस मिल रहा है, साइज बहुत छोटा होता है फ्लोरीन का, आपको पता है। अगर ग्रुप में मैं लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ूंगा तो साइज क्या होता रहता है, छोटा होता रहता है, रीजन डिटेल क्लास में पता चलेगा आपको, ठीक है। और इतने छोटे साइज पे एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो नहीं रह पाएगा, वो क्या करेगा, वो दूसरों को ढूंढेगा बाइंड करने के लिए, अकेला नहीं रह सकता वो, ठीक है। तो यही कहानी है, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, फ्लोरीन अकेला नहीं रह सकता, फ्लोरीन को क्या चाहिए, साथ। तो क्या फ्लोरीन आसानी से छोड़ के चला जाएगा कार्बन को, कभी नहीं, ठीक। तो इसीलिए ये, और ऊपर से 4 फ्लोरीन मिल जाते हैं, समझ रहे हो, तो ये तो निकल ही नहीं सकते, ये मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये जो पूरा कंपाउंड है, आपको लग रहा है कि ये अब रिएक्ट करेगा किसी से। अच्छा, आपको हो सकता है कुछ लोग मेरे को बोलेंगे, सर हम लोगों ने तो स्कूल में पढ़ा था ये बॉन्ड टूटता है, एक एक यहाँ से मिल जाता है और कोई भी H आके यहाँ रह सकता है। तो अब एक और चीज़ बताऊँ, देखो होता क्या है, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एकदम नॉन मेटल, बहुत अच्छा खींचता है दूसरों से। क्या खींचेगा वो, क्योंकि उसके पास क्या, कौन सी पावर है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की बहुत अच्छी पावर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन का बेचारा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये क्या कर लेगा, खींच लेगा, ये भी खींच रहा है, तो ये क्या हुआ, समझ रहे हो। तो ये ना इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर पाता कि दूसरे लोग आकर रिएक्ट कर जाएं, ठीक है। और ये इस कार्बन का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इन दोनों की वजह से खिंच जाता है। तो ये इसका जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई वाला, ठीक है, ये क्या, ये फ्री नहीं हो पा रहा कि वो दूसरे लोग उससे आके अटैक हो जाए। इसका सीधा सा मतलब है ये 4 फ्लोरीन कार्बन को रिएक्ट करने से रोकेंगे और खुद भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा,
ठीक है, ये कंपाउंड स्टेबल होगा, टूटेगा नहीं, ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो खुद सोचो, अगर ऐसे कंपाउंड की लेयर अगर तुम लोगों ने अपने तवे पे लगा दी तो तुम कितनी भी चीज़ डालो वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्शन से तो चिपकना भी चालू होगा। तो जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो इसलिए वो नॉन स्टिक की कुकवेयर जो बनते हैं ना, कि इसमें स्टिक नहीं करता, तेल कम लगता है इसमें पकाने से, वो सारी चीज़ें टेफ्लॉन की वजह से है। ठीक, अब जैसे लो रिएक्टिविटी, पता है इससे क्या बनाया जाता है टेफ्लॉन को, और कहाँ यूज़ किया जाता है? जो बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स को स्टोर करने के लिए टेफ्लॉन के कंटेनर्स, बोटल्स, ठीक है, बॉटल्स बनाई जाती है। जैसे क्यों? अगर क्योंकि उसमें डालेंगे केमिकल रिएक्शन ना कर जाए। हमारा डर क्या है कि केमिकल हम उस बॉटल में डालें जिसमें बॉटल जिस चीज़ से बनी है ना वो रिएक्ट ना कर जाए। तो हमें पता है टेफ्लॉन आसानी से छोड़ेगा नहीं, कंपाउंड टूटेगा नहीं, नई रिएक्शंस होंगी नहीं। तो इसीलिए हम लोग किसी भी चीज़ को टेफ्लॉन की बॉटल्स में डालने को देखते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना, ये नॉन स्टिकी है और ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। नॉन स्टिकी है इसीलिए इससे हम लोग नॉन स्टिक कुकवेयर, ऐसे बर्तन बनाते हैं जिसमें खाना चिपकता नहीं है, कम तेल लगता है। लो रिएक्टिविटी, ऐसी बॉटल्स बनाई जाती हैं, ऐसे सामान रखने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं जिसके अंदर तुम केमिकल भी डालोगे तो उससे रिएक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है टेफ्लॉन की कहानी। ये सारा गेम किसका है? फ्लोरीन का है। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, पर एक चीज़ समझ लेना, कुछ चीज़ें हैं, जैसे और भी एसिड्स भी हैं, H2SO4, और भी बहुत पावरफुल चीज़ों को अगर तुम लोग लेके आ गए तो वो अगर बाई चांस, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड्स ब्रेकिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर के सामने नहीं टिक पाएगा ये, और जब ये टूटेगा ना तो ये फ्लोरीन भी यहाँ से बाहर निकल सकता है उस कंडीशन में। और वो फ्लोरीन अगर तुम्हारे शरीर में गया तो फिर वो क्या करेगा? क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन यही तो मेन रीज़न है जो पूरा, जैसे ओजोन को तोड़ा क्लोरीन ने, तभी तो बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे कार्बन जिनके पास फ्लोरीन या क्लोरीन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, बॉन्ड टूटती है, एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, तुरंत इनको कोई ना कोई चाहिए होता है रिएक्शन के लिए, ये खाली नहीं रह सकते कभी। ठीक है, तो चलो और डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोगों ने टेफ्लॉन पढ़ लिया, अब एक और जल्दी से पढ़ते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन में कौन था? फ्लोरीन। PVC में क्या है? क्लोरीन। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है? पॉली तो पता ही है, पॉलीमर्स की वजह से बहुल, ठीक है, ये रहा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक बहुलक है। अब ना पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ, विनाइल क्या है। तो देखो, विनाइल क्या होता है, ये विनाइल है, फिनाइल नहीं है, ध्यान देंगे। विनाइल हम कब बोलते हैं? ऐसे एल्कीन, देखो अच्छे से देखना, दो बॉन्ड, ठीक है, दो बॉन्ड्स हैं, दो बंध हैं, उसमें आबंध हैं दो कार्बन के बीच में, जिसमें कोई भी X, मतलब X समझ रहे हो, X मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता था। मैं क्योंकि हमको क्लोरीन लेना है तो मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो क्योंकि क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है, देखो, क्योंकि क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका, जो कार्बन के पास क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब एक चीज़ आपको, मैं अब सिग्मा पाई बोलूँगा तो शायद डर जाओगे आप लोग। ठीक है, जिन लोगों को पता है उतना वो लोग सुनो पहले, कि कोई भी हैलोजन, ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन में से कोई भी एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जिस कार्बन के पास पाई बॉन्ड हो रहा हो, उसको विनाइल बोलते हैं। अब जिन लोगों को सिग्मा पाई नहीं पता, उन लोगों के लिए तुमको बस सिर्फ क्लोरीन देखना है। क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके पास दो बॉन्ड है, और उससे अगर क्लोरीन जुड़ गया तो हम उसे क्या बोलेंगे? विनाइल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो अब समझ में आया ना विनाइल क्यों बोला जा रहा है? इस स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक, अब तुम लोग बहुत कुछ पूछ सकते हो इसके बाद में, अगर यहाँ H हट जाता तो जैम डाई हेलाइड्स होते हैं, विसिनल डाई हेलाइड्स होते हैं, वो इतना ज़रूरत भी नहीं है हमको। तो एक तरीके से ये देखा जाए, ये रहा हमारा मोनोमर। तो PVC किससे बनता है? PVC का मोनोमर क्या है? इसका क्या नाम हो सकता है? इसको विनाइल मत बोल देना, ये तो विनाइल इस स्ट्रक्चर की वजह से नाम पड़ गया है इसका। अगर तुमसे क्वेश्चन आएगा PVC का मोनोमर क्या है, जो कि क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो PVC का मोनोमर क्या है? क्लोरो इथीन।
ठीक है, क्लोरो इथाइलिन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरो इथीन। अच्छा, ईन क्यों है पता होगा आपको, ईन इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड है, इथ इसलिए है क्योंकि 2 कार्बन है, क्लोरो क्योंकि एक क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, ये है आपका मोनोमर, तो पीवीसी हो गया। अच्छा, पीवीसी भी तो खतरनाक होगा, क्यों खतरनाक होगा, क्लोरीन, और ये टूट सकता है। पर अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अब समझो थोड़ा, टूट सकता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं तोड़ पाती इसको। ठीक है, आप उसको हीट दे के केमिकल्स दे के और ज़्यादा जो करोजिव जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, एसिड्स के थ्रू तोड़ सकते हो इसको। लेकिन ये क्या करता है, क्योंकि क्लोरीन को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल है, खींचता है। तो ये कार्बन से ना ये कुछ क्लाउड खींचता है, कार्बन के पास कमी होती है, इसलिए वो क्या कर लेता है, वो पूरा, अगर जैसे मान लो मैं इसको ऐसा बनाऊँ, क्योंकि क्लोरीन ने इससे खींचा, तो ये क्या करता है, इस स्ट्रक्चर को क्या करता है, पूरा अपने साइड खींच लेता है। समझ रहे हो, तो डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, इसके पास थोड़े कम होंगे, इसके पास थोड़े ज़्यादा होंगे, तो यहाँ कम हो गए, तो जिसकी वजह से क्या करता है, हाइड्रोजन तो वैसे ही देने वाला होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को। अब कंडीशन सुनना, अगर यहाँ क्लोरीन नहीं होता तो इसके पास कमी नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, इसके पास कमी नहीं होती तो वो डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता नहीं, अगर वो खींचता नहीं तो पर्याप्त अमाउंट में इस कार्बन के पास क्या होता, डबल बॉन्ड, अगर इसके पास पर्याप्त अमाउंट में डबल बॉन्ड होता तो H फ्री हो सकता था। ठीक है, तो H कब फ्री हो सकता है, जैसे मान लो ये बेटा है, ये मम्मी है, ठीक है, बेटा कब फ्री हो सकता है, जब मम्मी बिना टेंशन के हो। ठीक है, जब मम्मी बिना टेंशन के हो तो बच्चा फ्री हो सकता है। पर जब ये देख रहा है कि मम्मी और ये उसकी, चलो इसकी ये मौसी है, ये दोनों बहन बहन है, इसकी ये मान लो ये इसका बेटा है, तो क्लोरीन इसका बेटा है, क्लोरीन क्या किया, मम्मी से रुपए खींचा, मम्मी के पास रुपए कम थे तो उन्होंने अपनी दीदी से मांग लिए, अब दीदी ने इनको रुपए दे दिए, इनके पास कम हो गए, तो इनके पास कम, तो इनके बच्चों को देना पड़ेगा, बच्चों को हेल्प करनी पड़ेगी। और अब बच्चों को अगर कोई और बुलाएगा भी ना तो वो इतने आसानी से ये बच्चे जाएंगे नहीं, रीज़न क्योंकि इनकी ज़रूरत इनकी मम्मी को ज़्यादा है। ठीक है, तो होता क्या है, ये भी इतने आसानी से नहीं टूटेगा, तो ये क्या बना देता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसीलिए क्या हो जाता है, इंसुलेटर। इसीलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, एक रोधक की तरह काम करता है, रोधन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इंसुलेटर किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, चलो तो समझ गए होगे आप। अब नेक्स्ट, सिलेबस में नहीं है, मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है, क्यों बता रहा हूँ मैं पॉलीस्टीरीन आपको, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है। आपको पता होगा कि वाइजैग में, विशाखापट्टनम में क्या हुआ है, मई लगभग 9 मई को हुआ था शायद। ठीक है, मई 2020 में एक फैक्ट्री थी, ठीक है, जिसमें से एक गैस लीक हुई थी। समझ रहे हो, वाइजैग में मई 2020 में, अभी रिसेंट का है, एक गैस लीक हुई थी जिसका नाम है स्टीरीन। स्टीरीन गैस थी। और स्टीरीन क्या होता है, स्टीरीन एक मोनोमर है। स्टीरीन, जब बहुत सारे स्टीरीन जुड़ जाते हैं ना तो क्या बन जाते हैं, पॉलीस्टीरीन, स्टाइरीन। ठीक है, मैं लिखा हूँ इधर, हाँ, पॉलीस्टाइरीन। अब तुम लोग पूछोगे कि अब हमें इसे क्या क्या पढ़ना है, तो देखो स्टाइरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो इसमें ना बेंजीन आ जाता है। ठीक है, ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है स्टाइरीन। काम आपको वही करना है। हम लोग देखो डबल बॉन्ड ये बनाए थे पहले, अब अगर मैंने ये कर दिया था तो ये क्या था, इथाइलिन, इथीन, ये क्या बनाता था, पॉलीथीन। फिर मैंने क्या किया, किसी को इन चारों में से किसी भी एक की जगह क्लोरीन लगा दो, ये क्या बन गया, क्लोरो इथाइलिन या क्लोरो इथीन। ठीक है, इससे क्या बनेगा, क्या बनेगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब मैं क्लोरीन की जगह क्या करता हूँ, चारों में फ्लोरीन लगा देता हूँ, तो अब ये क्या बना, टेट्रा, 4 है ना, तो टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ठीक है, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन या टेट्रा फ्लोरो इथीन। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा आपका, टेफ्लॉन। अब ये HH पूरा ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक, और इसकी जगह एक बेंजीन जोड़ देता हूँ बस, तो ये क्या बन गया, स्टाइरीन। यही है स्टाइरीन। ठीक है, इसी को जब बहुत ये चेन टूटेगी तो ऐसे ही बहुत सारे जब जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन। ठीक, मैं आपको बता दिया हूँ, सिलेबस में नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन
तब भी आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक में आ रहा है और लेटेस्ट है, क्या पता मन बदल गया। तो स्टाइरीन का आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया हूँ, ये घटना भी याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स में भी आ सकता है कि वो कौन सी गैस थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये बहुत एकदम धोखा देने वाला काम किया गया है, ठीक है। ये ना हम लोगों को ना प्रेस रिपोर्ट में बहुत अच्छे से बताया जाना चाहिए पेपर में, कि उसमें ना एक लाइन आई थी 20 डिग्री सेल्सियस वाली, ठीक है। पता है ना उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बोल रहे थे ना कि इतनी गर्मी बढ़ गई कि वो टैंकर्स फटने लग गए। तो हुआ ये था, ये जो स्टाइरीन है ना, ये स्टाइरीन गैस ये क्या करती है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम जब होती है तो वो लिक्विड स्टेट में रहती है, ठीक है, द्रव्य के फॉर्म में रहती है। और 20 डिग्री के सेल्सियस के बाद ये क्या करती है, थोड़ा वेपराइज होना चालू कर देती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। तो अगर आपको क्वेश्चन आया, ठीक है, ये अब करंट अफेयर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ टॉपिक टच हो रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है कि रूम टेम्परेचर पे स्टाइरीन गैस का फॉर्म क्या है रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर तो होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 27 डिग्री सेल्सियस हो गया है, लेकिन पता नहीं हमारे एनसीईआरटीज केमिस्ट्री वाले लोग क्यों यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है हमारा 25, तो आपको पता है रूम टेम्परेचर के हिसाब से अगर पूछा कि स्टाइरीन कैसी स्टेट में होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, गैस। पर अगर ऐसी नॉर्मल पूछेगा तो हमेशा आप गूगल करके देख लो, कहीं से भी पढ़ के देख लो, स्टाइरीन में जब भी आता है ना तो वो एक येलो ट्रांसपेरेंट येलो कलर का, पीले कलर का ना एक ऑयली लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। अगर उसने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो आप लिक्विड मेंशन कर सकते हो, और अगर उसने गलत कर दिया, ठीक है, तो अपने मार्क्स देखना, आंसर्स देखना और सीधा कोर्ट में केस कर देना, ठीक है। क्योंकि ऐसे कंडीशंस में, ऐसे क्वेश्चंस के लिए टेम्परेचर बताना जरूरी है। आपको बस क्या याद रखना है, 20 डिग्री से पहले लिक्विड, 20 डिग्री के बाद गैस। चलो बस इतना मुझे बताना था। अब हम अपना जल्दी से मेन चैप्टर्स में आते हैं, और जल्दी जल्दी मैं नोट्स लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं पॉज करके पहले लिख के पूरा आपको जल्दी से समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, फिर मैं पॉज करके जल्दी से दूसरा पार्ट लिखूंगा, आपको फिर से स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे आप लोग। तो हम लोग आते हैं अब मेन चैप्टर पे। अब अगर चलो पहले से बता रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है बोर हो गए आप लोग, जितना मैंने लिखा है ना उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं, पिछले 2 साल में 2 क्वेश्चन आए हैं, जितना मैंने अभी तक लिखा है उसमें। ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बीच में एक और होता है सेमी, मतलब जो प्राकृतिक भी होता है लेकिन कृत्रिम, हम लोग थोड़ा सा कुछ काम कर भी देते हैं उसके ऊपर, बीच की कैटेगरी नहीं पढ़नी, ठीक है। ये दोनों नहीं पढ़ने, ये हमको पढ़ने हैं। इसमें एक और कैटेगरी होती है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क वाला, वो भी हमें नहीं पढ़ना है, हमको इतना ही पढ़ना है बस, ठीक। और पूरा ध्यान किस पे रहेगा आप लोगों का, इन 3 पे, यही है हीरोज, इन तीनों के बारे में देखना है बस आपको, ठीक। तो चलो सोर्स के हिसाब से, तो आप लोग अब मेन जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप लोग हेडिंग डालेंगे बहुलक और बहुलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। अब देखो पॉलीमर्स को 3 तरीकों से पढ़ा जाता है कि कितने प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं, कि को पढ़ना है तो हम कितने भाग में, कितने तरीकों से इनका विभाजन कर सकते हैं। पहला सोर्स, स्रोत के हिसाब से, फिर इनकी कॉम्बिनेशंस, ठीक है, कि किस हिसाब से इनका मेल के हिसाब से देखा जाएगा कि एक जैसे हैं कि 2 अलग अलग प्रकार के मोनोमर मिल के किसी बहुलक या पॉलीमर को बना रहे हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये 3 तरीके से हम लोगों को करना है। और अभी तक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमेशा हर बार इसमें से आया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं, इसको पढ़ने के बाद जल्दी से 2-3 जो क्वेश्चन हैं जो इससे आए हुए हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं किस पे, स्रोत पे। तो स्रोत 2 तरीके से होंगे, एक या तो नेचुरल होगा या तो आर्टिफिशियल होगा। एक जो सब कैटेगरी, बीच वाली कैटेगरी है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, ज़रूरत नहीं है उसकी। तो प्राकृतिक या कृत्रिम, तो ना नेचुरल में हमको कौन कौन से पढ़ने हैं, नेचुरल में हम कौन कौन से पढ़ते हैं, तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और सेल्यूलोज। अब हिंदी वाले तो लिख लेंगे, ठीक है, सेम नाम होता है, प्रोटीन और सेल्यूलोज। इसको ना एकदम डिटेल में नहीं जाना है, इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ लो, अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन ना आप ना ये मोनोमर के ऊपर ना हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जैसे टेफ्लॉन को तो पकड़ के रख लिया, 2016-2017 दोनों बार ये पूछा जा रहा है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है। जैसे टेट्राफ्लोरो, ठीक है, क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, तो इसका मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन या टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है, दोनों बार आया है ये।
तो प्रोटीन और सेल्यूलोज के लिए लिख लें आप कि प्रोटीन के लिए है आपका अमीनो एसिड्स, ठीक है, अम्ल कौन सा, अमीनो वाला। और सेल्यूलोज का मतलब क्या है, सेल्यूलोज किससे बनता है, बीटा ग्लूकोज। ठीक, प्राकृतिक में आपको सिर्फ ये दो पढ़ना है और सिर्फ इतना पढ़ना है कि अमीनो एसिड्स और बीटा ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पॉलीमराइजेशन, जब बहुलीकरण जब करेंगे ना हम, तो उस टाइम पे हम लोग जैसे पढ़ेंगे जोड़ और संघनन, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो नेचुरल है ना, इस दोनों में कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन मतलब संघनन, ठीक है, वो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इसके बाद करने वाले हैं। तो अभी आपको क्या याद रखना है, प्रोटीन का अमीनो एसिड, सेलुलोज का बीटा ग्लूकोज, पॉलीथीन का इथीन या इथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या, विनाइल क्लोराइड या फिर इथाइलिन, सॉरी, टेफ्लॉन का पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, ये इसका पूरा नाम है, और इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। पॉलीस्टाइरीन का क्या, सिंपल स्टाइरीन। तो अब कृत्रिम में हमें क्या क्या पढ़ना है, आप लोग नोट्स इसी तरीके से बनाना। प्रकार, पहला प्रकार कौन सा, सोर्स, फिर पॉइंट्स के फॉर्म में भी आप बना सकते हो, जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसे मैप के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। तो प्राकृतिक में दोनों पढ़ना है। कृत्रिम में आप लोग जो ये तीन मेन हमारे हैं जो हीरोज जो चल रहे हैं, जैसे पॉलीथीन, ये भी पढ़ना है, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ आप लोग क्या क्या पढ़ लो, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बस नायलॉन के बारे में जान लेंगे हम, हल्का सा, एकदम हल्का, ज़्यादा डीप में जाना ही नहीं है, और नायलॉन 6,6, ठीक है। इसके साथ में पॉलीस्टाइरीन, ठीक, इनको हमको नहीं देखना है डीप में, बस इनके बारे में जितना मैं बताऊंगा उतना ही एकदम देखना है आपको, ठीक। तो पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब क्या है, ये सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, तो आपको ये सिर्फ टाइप्स लिख लेना है। अब नेक्स्ट, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तो हमारा नेचुरल वाला ये सोर्स वाला हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि हम लोग बहुलकों को मेल के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से किस तरीके से विभाजन किया हुआ है, डिवाइड किए हैं। तो देखो, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ब्लॉक और सीक्वेंशियल, जिसमें मैंने बताया कि ये दोनों हमारे काम का नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो है, समबहुलक और सहबहुलक, ठीक। अब समबहुलक डेफिनेशन, चलो मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसमें समबहुलक क्या होते हैं, हम ऐसे बहुलकों को समबहुलक कहते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार का मोनोमर होता है, ठीक है, केवल एक ही प्रकार का। जैसे मैं अगर बनाऊं कि जैसे मान लो ये मेरा मोनोमर है, ठीक है, तो इसकी जो ये चेन है ना, उस चेन में सभी के सभी एक ही प्रकार के मोनोमर हैं, तो ये क्या बन गया, होमोपॉलीमर। पहली बात तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, होमो मतलब समान, सेम है ये, ठीक है, सब कुछ क्या रहेंगे, सेम। तो ये क्या हो गया, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, केवल एक ही प्रकार का मोनोमर अगर एक बहुलक में हो तो उसे बोला जाता है समबहुलक या फिर कोपॉलीमर। अब सहबहुलक मतलब टू और मोर देन टू मोनोमर्स। तो ऐसे बहुलक जिसमें मोनोमर दो भिन्न भिन्न प्रकार के या फिर दो से ज़्यादा भिन्न प्रकार के जब मोनोमर जोड़ के एक चेन बनती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सहबहुलक। जैसे इसके लिए एग्जांपल बनाऊं, देखो इसके लिए एग्जांपल बना रहा हूं मैं, चलो इसको सिंपल ऐसे जान दे सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो इस पूरी चेन में, ये पूरी बहुलक है मान लो, तो इस पूरे बहुलक में दो भिन्न प्रकार के मोनोमर्स हैं, ठीक है, एक ब्लू वाला है एक ब्लैक वाला, तो ये कौन सा होगा, ये सम नहीं होगा, ये होगा सहबहुलक। क्लियर। कोपॉलीमर, को मतलब यहाँ पे को किसके लिए है, कॉमन, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन, सॉरी, तो ये कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, और कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, मैं इसमें तीसरा भी ला सकता हूँ, मान लो रेड कलर जोड़ दूँ, ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा भिन्न प्रकार के या डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स जब मिलते हैं और एक पॉलीमर, एक बहुलक बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर या फिर सहबहुलक।
अब ऐसी तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक ऐसे बनेंगे कि जैसे ब्लू वाले मोनोमर हैं तो इनको एक साथ और ब्लैक वालों को एक साथ, मतलब एक लाइन अगर तुम खींच पाओ कि इस साइड पूरा एक टाइप का मोनोमर है, उस साइड पूरा एक टाइप का मोनोमर है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ब्लॉक। नहीं है तुम्हारे काम का। सीक्वेंशियल, जैसे ये 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, मतलब सीक्वेंस आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है ये बार बार रिपीट होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल। बना लो, आएगा नहीं पर आपको सिर्फ ये दोनों पढ़ना है। तो एक बार फिर से बता दूं, होमोपॉलीमर मतलब क्या है, द टाइप ऑफ पॉलीमर्स in which there is only one type of monomer, ठीक है, and copolymer क्या हो जाएगा, in which there are 2 or more than 2 types of polymers, monomers sorry। और समबहुलक क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का मोनोमर हो। सहबहुलक मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के मोनोमर मिल के बहुलक बना रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपके मेल या फिर कॉम्बिनेशन के आधार पर। अब हमारा ये लास्ट आता है स्ट्रक्चर, उनकी संरचना के हिसाब से, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर को रेखीय और ब्रांच को शाखा, ठीक है। तो लीनियर क्या होगा, लीनियर का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोग ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्चर संरचना के हिसाब से। पहला क्या हो जाएगा, लीनियर मतलब रेखीय प्रकार, दूसरा क्या है, शाखा, ठीक है। अब रेखीय मतलब जब चेन, जब बहुलक की जो श्रृंखला है, जो बहुलक की जो चेन है, जो पॉलीमर की जो चेन है वो एकदम लीनियर कैसी रहे, ऐसी रहे, तो वो क्या हो गया, ये है रेखीय, लीनियर। लीनियर का एग्जांपल आप सिर्फ डायग्राम बना लो, इतने में समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं वहां पर, तो आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए। और अगर कोई बोलता है शाखा, तो शाखा मतलब ब्रांच कैसे बनेगी, होगा ऐसे ही, पर ना साथ में थोड़ी सी ऐसी हल्का सा ना ये ब्रांचेस ऐसे निकली होंगी, ठीक है। अब जैसे ब्रांचेस निकली होंगी, तो अभी आप लोगों को ये बताना है कि डेंसिटी किस केस में ज़्यादा होगी। लीनियर के केस में डेंसिटी ज़्यादा होती है कि ब्रांच के केस में डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। तो देखो इधर, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे ये मान लो रेखीय है, ये केस है, तो मैं तो इसको कितना भी कंप्रेस करूँ, ये तो बहुत पास में रह सकता है ना, ये बहुत पास में रह सकता है। तो रेखीय जो ये रेखाएं हैं, जो ये चेन है, जो ये श्रृंखलाएं हैं, ये सब क्या हो जाएगी, ये बहुत पास में आकर रह सकती है। तो मतलब कम स्पेस में बहुत सारी लाइन रह सकती हैं, तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी मतलब उच्च घनत्व रहता है यहाँ पर, किसमें, लीनियर में। और ब्रांचेस में अगर मैं बताऊं, तो ब्रांचेस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये जो आपको उंगली का पार्ट दिख रहा है ये इसकी ब्रांच है, ऐसे ही ये इसकी ब्रांच है, ये लाइन थी, ये इसकी ब्रांच है। अब मैं इसको पास ले जाने की कोशिश करूं तो एक टाइम आएगा ना कि ये इस दूरी से ज़्यादा पास में ये नहीं जा सकते। मतलब एक स्पेस, एक एरिया को अगर मैं लूं तो उसमें ज़्यादा रेखाएं नहीं रह सकती एक साथ। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी, ठीक है। तो अब जल्दी से आपको ये बना लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ घनत्व कैसा है, कम, यहाँ कम घनत्व है और यहाँ क्या है, उच्च घनत्व है। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स आपने पढ़े होंगे, नहीं है हमारे काम के, क्योंकि उससे रिलेटेड सिलेबस में जो हमको दिया हुआ है वो तीसरा कैटेगरी में आता ही नहीं है। वैसे तो हमारे देखा जाए ना तो ये कैटेगरी भी नहीं आती है, पर इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपको एक बार ना नायलॉन 6 और नायलॉन 6 का कम से कम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। तो देखो आपने घनत्व देख लिया, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी रेखाएं, ये सब क्या हैं, अब ये सब क्या हैं, ये, ठीक है। जैसे देखो हम लोगों ने देखा था ये स्ट्रक्चर था, अभी पूरी रिएक्शन करके बताऊंगा। मान लो ये दूसरा भी आ गया, तो ये किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा,
तो एक बॉन्ड इसके पास फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसके पास फ्री हो गया, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर ये दो के साथ नहीं होता है, साइड में और लोग होंगे, तो असल में क्या होता है, यहाँ का डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इसके पास आ जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इसके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से चेन बनती है। ठीक है, वो हम लोग अभी डीप में पढ़ने वाले हैं इसके बाद, वो पहले क्वेश्चंस करा दूँ उसके बाद। तो ऐसी ये जो चेन है ना, मैंने सिंपल लाइन से बताया हूँ मैं आप लोगों को। तो अब इनके एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एग्जाम्पल से याद रखने हैं। ठीक है, देखो तो लीनियर में लिखे हैं आप लोग, लीनियर के कौन कौन से हैं। हमको जैसे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट एग्जाम्पल ये लीनियर में आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक, मैं रीज़न बता दिया हूँ कि कैसे आपको याद रहेगा कि लाइन रहेंगी तो पास में आ सकती हैं, जैसे ये उंगलियाँ हैं, ये दो उंगलियाँ हैं, ब्रांचेस तो है नहीं इनमें। फिर से एक बार और बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इनमें ब्रांचेस तो है नहीं, तो ये जितने पास में जा सकती हैं जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें चलो ये लाइन है, ये बहुत पास जा सकती है, पर अगर इसमें ये ब्रांचेस लग जाएं तो ये स्पेस ज़्यादा घेरेंगी। पर ये लाइंस समझ रहे हो, इतने स्पेस में ये दो लाइंस हैं, और इन्हीं दोनों को अगर ब्रांचेस ना हो, इनके अंदर ब्रांचेस मतलब ये शाखाएं ना हो, तो ये बहुत पास जा सकती हैं। ठीक है, तो घनत्व क्या होगा, उससे बढ़ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पॉलीथीन के मैंने बताए थे दो प्रकार हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन दे के आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं वो लोग। तो ये क्या है, उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी कब होगी, लीनियर। तो ये एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आपको सब याद हो जाएगा। कैसे पता है, मैंने आपको पीवीसी पढ़ाया है, चलो पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन भी हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोगों ने टेफ्लॉन पढ़े हैं। फिर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है हमारी। पॉलीथीन का ये हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, मैं नायलॉन लिखा दे रहा हूँ इसमें, नायलॉन 6 नायलॉन 6, ये सब मैंने डाल दी किसके अंदर, लीनियर वाली कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन पॉलीथीन में आप देख सकते हैं, पॉलीथीन में दो प्रकार हो गए हैं, मतलब दोनों प्रकार की पॉलीथीन मिलती है। कौन सी, आपको लीनियर भी मिलती है और आपको ब्रांच भी मिलती है, मतलब आपको रेखीय और शाखा दोनों प्रकार की पॉलीथीन मिलती हैं। आपको बस याद करनी है, हाई डेंसिटी लीनियर होगी और लो डेंसिटी क्या होगी, शाखा वाली होगी। ये याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो चलो कर चुके होगे। और एग्जाम्पल में चलो आपको ये बता देता हूँ, नहीं आएंगे काम, पर किसी को अगर एग्जाम्पल और चाहिए होंगे तो ब्यूना S, ब्यूना N, बैकेलाइट, बहुत सारे होते हैं फिर। ठीक, तो चलो मैं मिटा देता हूँ इसको अब। तो हम लोग आ गए हैं अब क्वेश्चंस पे। तो अभी प्रीवियस ईयर में ये 2016-17 में जो क्वेश्चंस आए हैं, चलो उनको सॉल्व करने का टाइम है अब। ठीक, तो चलो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, अब जल्दी जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पीवीसी का मोनोमर, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको पीवीसी का मोनोमर बताना है। ठीक है, ऑप्शन ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं डायरेक्ट आपके पेपर से ही दे रहा हूँ। ये क्लोरोइथीन, सेकंड इथाइल क्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड, नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म, और नन, कुछ नहीं। इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूँ, जिनको आता होगा वो तो
निकाल भी लिए होंगे। क्लोरोथीन, क्लोरो इथीन, क्लोरोथाइलीन भी बोल सकते थे इसको। ये क्या है? इथाइल क्लोराइड। ये क्या है? इथिलीन डाइक्लोराइड। फिर क्लोरोफॉर्म और नन। चलो बताओ जल्दी से। पीवीसी, हम लोग पीवीसी की बात कर रहे हैं। तो देखो, चलो देखते हैं। तो पीवीसी क्या था? पीवीसी था पॉली विनाइल क्लोराइड। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया होगा विनाइल, विनाइल के लिए क्या बताया था? ऐसा, बाकी पूरा HH। तो क्या आना चाहिए? कितने क्लोरीन है? एक क्लोरीन है। यहाँ क्या बोल रहा है? डाई, 2 क्लोरीन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, क्लोरोफॉर्म नहीं है। इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा इथाइल क्लोराइड क्या होता है। नहीं तो क्या है, सबको पता है क्लोरोइथीन, सबको याद भी हो गया होगा, मैं लिखवाया भी था उस टाइम पे। ठीक है, तो क्लोरोइथीन इसका सही आंसर है। ठीक, चलो इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसने बोला क्लोराइड और ये क्या बोल रहा है? इथाइल। इथाइल का मतलब होता है C, ठीक है, ये है इथाइल क्लोराइड, इसमें जोड़ दो, दोनों में फ़र्क है। ठीक, पर तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को लग रहा होगा कि यार कैसे करेंगे इथाइल क्लोराइड, तो देखो अगर आपने पूरा ये पढ़ा हुआ है तो आपको तो याद होगा ये क्लोरोइथीन है या क्लोरोइथाइलीन है। ठीक है, और नहीं भी होगा तो इथाइल क्लोराइड जब ऑर्गेनिक पढ़ लोगे ना तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें टेफ्लॉन के ऊपर। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। टेफ्लॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हमें टेफ्लॉन किससे हमें प्राप्त होता है? टेफ्लॉन ये बताना है। मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ तो वही रहे ना कि मोनोमर क्या होता है टेफ्लॉन का। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं टेट्रा फ्लोरोइथीन। ठीक, नेक्स्ट है आइसोप्रीन। फिर नेक्स्ट क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो आप, जो बोले ना क्लोरोइथाइलीन, कॉमन नेमिंग में हम विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। नन। अब बताओ टेफ्लॉन क्या है? तो जिसको नाम याद हो गया उसका काम हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी उसको वैसे ही, हिंदी में भी उसको वैसे ही लिखेंगे, टेट्रा। ठीक है, जैसे ये लिखा है टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन, तो ये। ठीक है, आइसोप्रीन, फिर क्लोरोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, नन। तो पहली बात बताओ, हम लोगों ने प्रीन जैसी कोई चीज़ तो पढ़ी ही नहीं है, तो वो है ही नहीं हम। ठीक है, तो ये तो करना ही नहीं है। अब बचा ये विनाइल क्लोराइड, ये तो पीवीसी का है, पीवीसी बनता है इससे। टेफ्लॉन क्या होता है? पॉली टेट्रा, इसका ये क्या है? पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। तो ये है सही आंसर। बताओ, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये 2017 के क्वेश्चन है। अब चलो एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन था 2016 में, उसको भी देख लेते हैं। अब मैं बता देता हूं, चलो ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। मुझे कराने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आप देखो, वही फिर से ये बोल रहा है टेट्रा फ्लोरोइथीन। अच्छा सॉरी, इसने बोला है, मैं ना थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ अपने हिसाब से। टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, विनाइल डाइक्लोराइड, ठीक है, और हो जाएगा क्या? स्टाइरीन।
तो चलो जल्दी से करते हैं। ठीक है, कर लिए होंगे। अब मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग ना बहुत कंफ्यूज हो गए, आप ना एकदम भावुक में आके ना टेफ्लॉन, क्योंकि तुरंत याद आ जाएगा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, तुरंत पकड़ोगे आप इसको और भूल जाओगे, लास्ट में देखना और गलत कर दोगे। और पहली चीज़ बता दूं, ये पूरा गलत है, विनाइल डाइक्लोराइड नहीं हो सकता। हम विनाइल कब तक बोलेंगे, क्योंकि मैं बताया ऐसा, आपको याद हो गया होगा, इस स्ट्रक्चर को हम विनाइल बोलते हैं। तुम डाइक्लोराइड अगर कर दिए ना तो फिर अब ये विनाइल नहीं रहा। हम विनाइल तभी तक बोलेंगे जब तक सिर्फ एक ही क्लोरीन या फ्लोरीन या आयोडीन या फिर कुछ भी एक्स वाला ग्रुप, ठीक है, जब तक वो जोड़ेगा, सिर्फ एक जोड़ेगा, तभी तक विनाइल बोलना है। ठीक, एक्स्ट्रा दिमाग चलाओ ही मत, इसके अंदर जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतने में से क्वेश्चन आएगा। फिर स्टाइरिन भी नहीं है, इससे तो पॉलीस्टाइरिन बनता है। तो क्या होगा, इथेन, लास्ट में देखो इसने बोला है ANE। ANE का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इथाइलिन, या फिर इसको और भी क्या बोलते हैं, इथीन। समझ रहे हो? तो भावुक में आके बहुत सारे लोग इसका आंसर ये करके आएंगे, पर ये है गलत। सही आंसर क्या है, बी। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अपने से ट्विस्ट कर दिया था कि बार बार सेम क्वेश्चन दे दिए हैं वो लोग, 2016 में भी, 17 में भी। चलो एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित मैं बोल देता हूं, जल्दी से लिखना। निम्नलिखित रेखीय बहुलक नहीं है, सिर्फ इतना लिख लो। निम्नलिखित में से कौन रेखीय बहुलक नहीं है? हमें क्या देखना है, रेखीय बहुलक। अब इंग्लिश वाले लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे among the following which of the following is not a linear polymer। ठीक है, तो इनमें से लीनियर पॉलीमर कौन नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज देखना, इसमें से कौन नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस दे देता हूं। तो इसमें जो आए थे वो ऑप्शंस हैं पॉलीथीन, PVC, नायलॉन 6 और स्टाइरीन। ये आए हुए हैं क्वेश्चन। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो और पॉज करके आंसर करके वापस आओ। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो हम लोगों ने पढ़ा था रेखीय वाला। अब रेखीय में देखो, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने आपको क्या बताया था, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। और जितना हमारा सिलेबस है ना, उस सिलेबस में हम लोग सिर्फ एक ही जगह फंसने वाले हैं, वो क्या है, पॉलीथीन में। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन का 2 टाइप की होती हैं, एक जिसमें डेंसिटी क्या होती है, कम, और एक घनत्व कम होता है, और एक में घनत्व ज़्यादा होता है। तो एक में कम घनत्व है, एक में ज़्यादा घनत्व है। घनत्व ज़्यादा होना मतलब, ज़्यादा घनत्व मतलब बहुत कम स्पेस में बहुत सारी रेखाएं हैं, मतलब वो लीनियर होगी। तो ये लीनियर होगी और ये शाखा वाली, ब्रांच वाली होगी, ये रेखीय होगी। ठीक है, तो यहाँ पॉलीथीन के केस में हमें दोनों टाइप्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछता है पॉलीथीन क्या लीनियर है, वैसे पहली बात ना, इनको ये पॉलीथीन अकेला देना ही नहीं चाहिए था। टेक्निकली अगर देखा जाए तो पॉलीथीन ऐसा नहीं देना चाहिए था। उनको क्या बोलना चाहिए था इस क्वेश्चन में, अगर वो जैसे मान लो अगर वो बोलते, चलो इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में, इनको क्लियर कर लेते हैं। PVC बताया था रेखीय है, स्टाइरीन रेखीय है, नायलॉन 6 बताया था रेखीय है। ठीक, अब पूरा गेम आ जाता है पॉलीथीन पे। तो पॉलीथीन में अगर इन्होंने बोला जाता कि ये लो डेंसिटी, ठीक है, ये क्या है, कम घनत्व वाली पॉलीथीन है, तो कम घनत्व वाली पॉलीथीन अगर होता, ठीक है, देखो अगर ऑप्शन में ऐसा होता कम घनत्व वाली पॉलीथीन, तो हमें पता है कि कम घनत्व जिस पॉलीथीन का होता है वो क्या होती है, शाखा। ठीक है, तो वो लीनियर नहीं होती है। और हमको क्या बोला गया है, इनमें से कौन नहीं है, इनमें से रेखीय कौन नहीं है। रेखीय नहीं है मतलब वो क्या होगी, शाखा वाली होगी। तो ये शाखा वाली होगी, तब आंसर सही हो जाता है ये। तब हमको आंसर क्या बोलना चाहिए था, ए। क्यों? क्योंकि ये कम घनत्व पॉलीथीन क्या हो जाएगी, शाखा वाली होगी, बाकी सब क्या है, लीनियर वाली। पर अगर इसने बोला जाता उच्च घनत्व वाली, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर। तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, नन, क्योंकि सभी के सभी हमें क्या मिल गए, लीनियर। तो उस हिसाब से देखा जाए ना, तो टेक्निकली इन लोगों ने ऑप्शन सही से यूज नहीं किए थे। ठीक
ठीक है। लेकिन अगर ये पॉलीथीन बोल रहे हैं, आप इसमें या तो ए या तो ई दोनों में से कोई भी लगा सकते थे और फिर वहाँ पे केस कर सकते थे कि यहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये चीज़ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन दो प्रकार की होती हैं, इसमें से एक होती है शाखा वाली, एक होती है लीनियर वाली, ठीक है। तो अभी इतने ही क्वेश्चंस, अभी 2 क्वेश्चंस और हैं, उसके लिए मेरे को 2 कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से आप इतना सोच के रखिए, मैं पूरा बोर्ड पे लिख के फिर जल्दी से आपका टाइम बचाने के लिए करता हूँ। तो आइए, मैं लिख चुका हूँ अब ये, जल्दी से अब हम लोग पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। पहली बात आप ये समझिए, बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन होता क्या है। तो देखो, कुछ स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं। स्पेशल कंडीशंस मतलब हम लोग ताप, दाब या फिर मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे कैटलिस्ट, जैसे अगर सुना होगा आपने जिगलर नट्टा, ठीक है, परऑक्साइड, वो उसको भी मैं इसे ख़त्म होने के बाद आपको अलग से लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बहुत मुश्किल है कि उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर आपके नोट्स में सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस को लेके हम लोग क्या करते हैं, किसी मोनोमर से, ठीक है, मतलब किसी मोनोमर को हम लोग पॉलीमर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें हम मोनोमर को कुछ मुख्य परिस्थितियों में रख कर, ठीक है, उसको क्या बना दें, उसका बहुलीकरण कर दें, मतलब उसको क्या बना दें, ठीक है, बहुलीकरण करके पॉलीमर बना दें। तो उसको हम लोग, उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन या फिर बहुलीकरण। इसको करने के लिए हमारे जितना सिलेबस से भी अगर जाएं तो उससे भी थोड़ा बाहर निकल के भी देखें तो वो सिर्फ 4 कैटलिस्ट हैं जो आपको समझने हैं, ठीक, वो मैं लिखवाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि इनके प्रकार क्या है। तो जोड़, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, मतलब जो इसका जोड़ने वाला प्रकार है। दूसरा कंडेंसेशन, मतलब संघनन बहुलीकरण, ठीक। तो इसमें होता क्या क्या है, मैं सिर्फ ये पॉइंट्स एक बार आपको बता देता हूँ, नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको संघनन के लिए, एग्जाम्पल्स सबके याद हो जाने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और ये रेडिकल वाला आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक। तो अगर एडिशन, जोड़ के हिसाब से देखें तो इसमें जो हमारे मोनोमर हैं वो कैसे होने चाहिए, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड मोनोमर होना चाहिए। अब देखो, ये और डिटेल में अगर समझना है ना तो ये पूरी रिएक्शंस करके दिखाने वाला हूँ मैं कि कैसे, पर वो रिएक्शंस हमारे सिलेबस के लिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बिना रिएक्शन के ना मैं आपको ये वाला पॉइंट, रेडिकल फॉर्मेशन, अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो ना ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ना ये पढ़ें, कंजुगेटेड सिस्टम या फिर संयुग्म निकाय क्या होता है, पढ़ के आएंगे आप। नहीं होगा तो मैं कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, उसमें हमारी टोटली इसका रिएक्शन, ये 3 चीज़ें, ठीक है, ये समझाने वाला हूँ मैं आपको, कॉन्जुगेट सिस्टम क्यों ज़रूरी है। अगर हमारे पास संयुग्म निकाय ना हो तो ना तो रेजोनेंस हो सकता है, ना तो पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण हो सकता है। तो वो हमें कल की क्लास में मिलने वाला है। तो फिलहाल आप ये नोट्स बनाओ। आज मेरे को जो हमारे सिलेबस के हिसाब से आज हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आपको ना ये चीज़ याद करनी है कि पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, मैंने बताया ना मेन जो हमारा सिलेबस है, बताया ना हमारे हीरोज़, वो सारे हीरोज़ क्या हैं, एडिशनल। वो किस टाइप से, मतलब मोनोमर से पॉलीमर, मोनोमर से, ठीक है, जब बहुलक बनते हैं तो कैसी प्रोसेस होती है, वो जुड़ते जाते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है वो हमको पता चलेगा रिएक्शंस के थ्रू कल। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो हमारा सिलेबस है ना वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन से होता है। बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो नेचुरल के दोनों, प्रोटीन और सेलुलस, ठीक है, सेल्यूलोज, नायलॉन 6, नायलॉन 6, ये सभी के सभी, बैकेलाइट्स, ये सभी के सभी क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मतलब संघनन बहुलीकरण, ठीक है। इतना आपको याद हो जाना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके अलावा इसकी रिएक्शंस होने वाली हैं अगली क्लास में, फिर वरना फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है फिर उसके बाद, ठीक। तो थर्मोप्लास्टिक, ये और आपको देखना है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक ये क्या होता है। जैसे पीवीसी, पॉलीथीन और पॉलीस्टीरीन, इसमें मैंने टेफ्लॉन नहीं लिखा है, ठीक है। तो पीवीसी, पॉलीथीन और पॉलीस्टीरीन, ये जो तीनों के तीनों है ना, ये थर्मोप्लास्टिक है।
तीनों थर्मोप्लास्टिक हैं। कि कैसे थर्मोप्लास्टिक हम किन को बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक बहुलक कौन होते हैं? जिनको यदि गर्म किया जाए तो गर्म करने पे वो कोमल हो जाते हैं, ठीक है, और ठंडा करने पर क्या हो जाते हैं? सख्त। तो हम लोग इसको इंग्लिश वाले लोग क्या लिखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक्स आर दोज पॉलीमर्स विच गेट्स, इसको मैं लिख ही देता हूं, विच गेट सॉफ्टन या फिर सॉफ्ट हो जाते हैं वो ऑन हीटिंग, जिनको हीट करने पर वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट, और जिनको कूल करने पर, ठंडा करने पर, कूलिंग करने पर वो क्या हो जाएंगे? आपके हार्ड। ठीक, ये चीज़ और ऐड कर लेनी है। तो अब आपका पॉलीमराइजेशन वाला जो चैप्टर है वो 90% ख़त्म है, सिर्फ 10% बचा हुआ है, जिसमें आपकी रिएक्शंस के थ्रू बताऊंगा मैं, ठीक है। रिएक्शंस मेनली जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, टेफ्लॉन हो गया, इनकी रिएक्शंस। और अगर आप बोलोगे चलो मैं आपको ना नायलॉन 66 का भी नहीं आएगा आपको, लेकिन तब भी हम लोग एक बार देख लेंगे नायलॉन 66 की कंडेंसेशन की एक रिएक्शन, संघनन का एक रिएक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे H2O OH और HCl निकल जाता है, ठीक है। ये होगा, प्लस जो हमारा डाउट था ये NN बॉन्डिंग वाला, ये जो रह गया था, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है अभी, तो इसलिए ना ये वाली चीज़ के लिए, और जो बचा हुआ है वो, प्लस अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई और स्पेशल टॉपिक आपको अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया, ये मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि लिख के नोट्स के लिखवाने के साथ साथ आपको समझाऊँ, ठीक है, लेकिन तब भी अगर कुछ रह गया होगा कुछ भी तो आपको बताना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं जल्दी से 2 क्वेश्चंस एक बार करवा देता हूँ आपको, इससे रिलेटेड हैं। तो जैसे 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो 2016 में क्वेश्चन आता है, फिर से शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ एडिशनल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। बहुलीकरण या फिर पॉलीमराइजेशन ऐसे लिख देता हूं मैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है एडिशनल पॉलीमराइजेशन का, जोड़ने वाला जो सिस्टम है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके, प्रोटीन, टेफ्लॉन, नायलॉन 66 और गिप्टल, ठीक, और नन। तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात मैं ना आपको ना एक चीज़ लिखवा ही देता हूँ कि जैसे पीवीसी है, ठीक है, पीवीसी है, फिर उसके बाद में आपका पॉलीथीन है, ठीक, और हमारे सिलेबस में है टेफ्लॉन। ये 3 हमारे मेन सिलेबस में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। लीनियर में देखा जाए तो ये लीनियर है, अगर संरचना के हिसाब से देखें तो रेखीय है। तीनों के तीनों होमो है, होमोपॉलीमर, क्योंकि एक ही प्रकार का है। टेफ्लॉन ने क्या है, टेफ्लॉन किससे बना है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, सभी के सभी टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होंगे, इसमें सभी के सभी इथाइलिन होंगे, इसमें सभी के सभी विनाइल क्लोराइड होंगे। तो होमो, और सबका ये जो बनने की प्रोसेस है वो जोड़ने से, एडिशनल से होता है, ठीक। बस टेफ्लॉन का प्रॉब्लम है, नहीं तो ये थर्मोसेटिंग भी हो जाता। थर्मोसेटिंग बोल रहा हूँ, थर्मोप्लास्टिक। तो आपको याद रखना है, हम जो सिलेबस, हमारे सिलेबस में जो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी ये चीज़ें हैं। बस थर्मोप्लास्टिक टेफ्लॉन के लिए याद रखना, वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम स्टार्टिंग में जहाँ आपको याद रहे, एकदम ना बस सिर्फ इतना लगा के रख लो। कंफर्म क्वेश्चंस अब देखना, जितने क्वेश्चंस आए हैं, या तो इनके मोनोमर के ऊपर क्वेश्चन आया है, या तो क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन उठाया गया है एडिशनल वाले से, पूछा गया है इसमें से कौन सा उदाहरण है एडिशनल पॉलीमराइजेशन का, तो पीवीसी जो हमारा सिलेबस है वो उदाहरण है, मतलब सीधा टेफ्लॉन, ठीक है। प्रोटीन नायलॉन 66 ये बताया ही था, गिप्टल जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ये क्लास हम ख़त्म करते हैं। अब
अब ये क्वेश्चन है 2017 का। तो मैंने आपको, ये 6वां क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक 3 2016 के और 2 2017 के करवा चुका हूँ। ये तीसरा 2017 में जो क्वेश्चन आया था इसी से, जो पॉलीमर से, वो करवा रहा हूँ। तो एक सहबहुलक मतलब कोपॉलीमर, कब बनता है? मतलब अ कोपॉलीमर इज फॉर्म्ड व्हेन, कब कोपॉलीमर कैसे बनता है, कब बनता है? ऑप्शंस हैं आपके। फर्स्ट, जब टू होमोपॉलीमर्स रिएक्ट्स विद ईच अदर। ठीक है, हिंदी वाले लोग क्या लिखेंगे इसको? जब 2 समबहुलक आपस में मिलते हैं तब। दूसरा ऑप्शन है 2 और मोर मोनोमर्स रिएक्ट्स विद ईच अदर। तो हिंदी वाले लोग लिखेंगे क्या? जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर आपस में रिएक्शन करते हैं तब। नेक्स्ट, 3 आइडेंटिकल होमोपॉलीमर्स रिएक्ट्स विथ ईच अदर। जब 2 समबहुलक आपस, जब 3 अलग अलग, आइडेंटिकल मतलब, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, ठीक है, मतलब जब समान, ठीक है, जब 3 समान समबहुलक आपस में मिलते हैं तब। लास्ट ऑप्शन है जब 2 आइडेंटिकल मोनोमर्स रिएक्ट्स विथ ईच अदर। जब 2 मोनोमर आपस में मिलते हैं, जब 2 समान मोनोमर आपस में मिलते हैं, ठीक है। ई को हम लोग बोल देते हैं नन। चलो जल्दी से, मुझे पता है आपको टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप ना जल्दी से पॉज करो, फिर हम लोग अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो चलो मैं उल्टा चल रहा हूँ, मैं डी से चल रहा हूँ। देखो, तो हमको क्या पढ़ना है? कोपॉलीमर। तो याद करते हैं, कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर क्या होता था ना, इसको ना डायग्राम बना लेते हैं। होमोपॉलीमर मतलब जब एक जैसा, ऐसा। कोपॉलीमर मतलब जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के मोनोमर होने चाहिए। तो अच्छा, ये बोल रहे हैं होमोपॉलीमर, ठीक है, और ये यहाँ पर भी है हमारे पास क्या, यहाँ मोनोमर। तो 4 ऑप्शंस बने हैं, 2 होमोपॉलीमर वाले हैं, 2 मोनोमर वाले हैं। तो डी से चलते हैं। जब 2 एक समान, समझ रहे हो, जब 2 समान आइडेंटिकल मोनोमर्स मिलते हैं तब, ठीक है। अब 2 समान मतलब ये एक मोनोमर और ये दूसरा मोनोमर रेड कलर का, और दोनों क्या है, समान होने चाहिए। तो अगर ये दोनों मिल भी जाएंगे, ऐसे लोग चलो ये मिल गए, तो क्या ये कोपॉलीमर होगा? नहीं, कोपॉलीमर तब बोलेंगे ना जब कम से कम, कोपॉलीमर की डेफिनेशन जाके पढ़ो, कम से कम 2 अलग अलग या 2 से ज़्यादा अलग अलग होने चाहिए। तो ये क्या है, 2 समान है ये। तो ये समान वाला तो आपको वैसे ही हटा देना है, क्योंकि समान टाइप के अगर रहेंगे, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। जैसे होमोपॉलीमर बनाना है मेरे को, अब ये मतलब ये पहले से ही बहुलक है, और कैसा बहुलक है, समान टाइप का। तो ये कैसा हो जाएगा, ये, ठीक है। अब जब ये दोनों मिलेंगे तब बनेगा क्या, वैसे ही रहेगा, चेन बढ़ जाएगी और क्या, ठीक है। तो आइडेंटिकल, समान की वजह से, समान नहीं होना चाहिए तक, अगर हमें कोपॉलीमर चाहिए, 2 अलग अलग चाहिए, इस वजह से सी और डी दोनों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, ये बोलता है 2 होमोपॉलीमर्स रिएक्ट्स विद ईच अदर, ठीक है, और ये बोलता है 2 और मोर मोनोमर्स रिएक्ट्स विद ईच अदर। इसने ये नहीं बोला कि समान होंगे, यहाँ मोनोमर समान होने की बात नहीं है। जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर्स अलग अलग प्रकार के रिएक्ट होंगे तब, ये सही लग रहा है, ठीक है।
और 2 होमोपॉलीमर्स हम मोनोमर्स के साथ जाएंगे, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब तुम लोग क्वेश्चन उठा सकते थे ए वाले ऑप्शन पे, उठा सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग किस पे जाएंगे, मोनोमर्स पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जितनी बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक्स हो, उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो हम लोग को पॉलीमर को बनाने के लिए मोनोमर्स को यूनिट, एक इकाई मानते हैं जिससे पूरी पॉलीमर्स बनती हैं, ठीक है। तो चलो, ये हम लोगों ने अभी 6 क्वेश्चंस के साथ में पूरा लगभग 90% खत्म, 95% खत्म कर दिया है। अब हमारे पास बच रहा है कैटलिस्ट, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जिगलर नट्टा, वो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं वो। तो जिगलर नट्टा क्या काम करता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर रिएक्शंस पढ़ाऊंगा कि कैसे ये जोड़, एडिशनल वाला और संघनन, कंडेंसेशन वाली रिएक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है। और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भेजना, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।